जब एक फौजी का लड़का बेहद अमीर था, फौजी भी पहले से जमींदार था और उसका बेटा जब स्कूलिंग टाइम में एक लड़की से प्यार कर बैठता है और वो भी लड़की एक मुस्लिम समुदाय से थी और वो लड़की जो थी वो उस पर इस तरह से फिदा हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं उस पर इतना प्रेशर करती है जब वो उससे शादी करती है और शादी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट मैरिज करती है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो उसका फौजी पिता था वो उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने लगती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। दरअसल जब वो फौजी अपनी बहू को लेकर, अपने लड़के की पत्नी को लेकर अपनी बेटी के यहाँ कुछ शादी प्रोग्राम में जा रहा था, तो जब वो एक लग्जरी बस में चढ़ता है जो स्लीपर बस थी, उसके कमरे में जब वो बैठकर ड्रिंक्स करता है और उस बहू के साथ फिर वो इंटीमेट होता है और उस बस के अंदर वो सब करता है जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। कहीं ना कहीं वो इस तरह से धमकी देता है कि जो बहू थी वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, कुछ कही नहीं पा रही थी। इस तरह से उसके ऊपर प्रेशर बनाता है वो। कुल मिलाकर क्या होता है इस कहानी में, कौन फौजी था वो जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दिया करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी 2010 में शुरू होती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बिजनौर और बिजनौर के रहने वाले फौजी देशराज, जो रिटायर्ड फौजी थे, हट्टे कट्टे जवान थे, 6-7 6.5 फुट के। उसके बाद इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी होती है और बड़ी बेटी की जब शादी हो जाती है, वो भी कानपुर में, अब वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश रह रही थी। उसके बाद इनका जो बेटा था आदित्य, जिसको प्यार से आदि आदि बोलते थे, अब जब आदि की उम्र लगभग 18 साल की हो जाती है और जब ये इंटर कर लेता है, उसके बाद जब ये इंटर में पढ़ रहा था तभी वहीं पर पढ़ने वाली इसके साथ लड़की, जिसका नाम अप्सरा होता है, ये अप्सरा जो थी वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। कहीं ना कहीं उसके पीछे कई एक लड़के डोरे डालते थे, लेकिन जो अप्सरा थी वो किसी को खास नहीं डालती थी। अचानक इत्तेफाकन एक दिन आदित्य से उसकी बात हो जाती है और मुलाकात में बदल जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से बात कर बैठते हैं। प्यार हो जाता है और बातों बातों में ही जब प्यार हुआ, फिर एक दूसरे को, जवां दिल थे, जवां शरीर थे और दोनों दिलों की धड़कनें जब बढ़ने लगती हैं तो फिर उनको मिलने में देरी नहीं लगती और फिर एक दूसरे से दोनों मिल जाते हैं। मौका पाकर वो एक होटल में जाते हैं और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जब आदित्य से अप्सरा इंटीमेट होती है, उसके बाद आज वो अपने आप को ये सोचने लगती है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आदित्य जैसा प्यार मिला। दोनों प्यार करते हैं और प्यार परवान चढ़ जाता है। उसके बाद ये सिस्टम जब शुरू हुआ तो फिर ये अक्सर मिल लिया करते जब इनको मौका मिलता। कभी होटल में, कभी कहीं पर ऐसे मिलने लगे। एक दिन ऐसा पता लगता है कि लगभग 4 महीने गुजरने के बाद जब अप्सरा आदित्य को बताती है कि मेरा पीरियड्स नहीं आया है और मैं शायद प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। यह बात जब सुनता है आदित्य तो वो कहीं ना कहीं घबरा सा जाता है, डर सा जाता है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि अब क्या करें, तो दोनों लोग मिलकर प्लान करते हैं और फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और फिर वहाँ जाकर जो साफ़ सफाई होती है वो सब उस बच्चे को डिसमिस कर देते हैं। वहाँ से शुरू हुई कहानी। उसके बाद अब अप्सरा आदित्य के ऊपर प्रेशर करने लगती है उसको प्यार में कि ऐसा करो, अब शादी करते हैं दोनों लोग, क्योंकि अब तो तुम एक बच्चे के बाप भी बन चुके हो। आदित्य भी सोचने लगता है कि अगर हम शादी करेंगे तो दोनों समुदाय के लोग हमें शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे पिता भी और हमारे पिता भी, इसलिए क्या किया जाए। कुछ दिनों तक ये सब चलता है
और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि अप्सरा और आदित्य दोनों प्लान करने के मुताबिक, जब दोनों 18 प्लस हो ही चुके थे, जवां थे और बालिग थे, उसके बाद ये दोनों लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद यहाँ से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वहाँ पर जो पैसा लगता है वो सारा पैसा आदित्य लगाता है, क्योंकि आदित्य एक संपन्न परिवार से था। उसके पिता रिटायर्ड फौजी थे और वो भी पीछे से जमींदार भी थे। ये सब सिस्टम चलने लगता है। उसके बाद आदित्य एक दिन उस अपनी पत्नी को लेकर जब घर आता है, जो कि अब कानूनी रूप से अप्सरा उसकी पत्नी बन चुकी थी। घर लाने के बाद जब ये फौजी देशराज जब ये बात जानते हैं कि हमारे बेटे ने एक मुस्लिम समुदाय की लड़की से शादी की है, तो कहीं ना कहीं वो लड़के को बहुत डांट फटकार लगाते हैं और उसको धमकी देते हैं कि तुम मेरे ज़मीन में, मेरे घर में, मेरी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं ले सकता है, हम तुझको बेदखल करते हैं। लेकिन उन्होंने मुंह से ही धमकी दी थी, मुंह से ही उसको डांटा था, लेकिन तभी उसकी माँ जो होती है वो सामने आ जाती है और बोलती है कि देखो आप गलत कर रही हो, हमारा एक ही तो बेटा है, अगर उसने शादी कर ली है तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, लड़की भी सुंदर है, बेहद खूबसूरत है और सब भी मालूम पड़ रही है, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आगे की बात देखेंगे, लेकिन अभी इनको एक्सेप्ट कर लो। इनकी बात सुनकर अपनी पत्नी को जो उन्होंने कहा, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो देशराज फौजी होते वो मान भी जाते हैं, लेकिन उनको ये नसीहत देते हैं कि कभी भी कोई गलती सामने नहीं आनी चाहिए। तो इधर जो आदित्य होता है, आदि, और जो अप्सरा, ये दोनों लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और मान भी लेते हैं कि अब हमसे कोई गलती नहीं होगी। ये सिलसिला शादी हो जाती है। उसके बाद परिवार एक खुशी और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने लगता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक दिन पता चलता है कि जो इनकी बेटी कानपुर में थी, जो शादी हो चुकी थी उसकी कुछ बच्चे भी थे एक दो। उसके बाद वहाँ उसकी ससुराल में जो उसकी ननद थी, उसकी शादी का प्रोग्राम था। तो इधर जो आदित्य था वो अपनी नौकरी के चक्कर में बाहर गया हुआ था और इधर शादी का इनविटेशन आता है। तो जो फौजी होते हैं, रिटायर्ड फौजी जो थे देशराज, ये अपनी बहू से कहते हैं कि चलो हम तुम दोनों लोग चलते हैं। अब इसमें बात ये थी कि उधर पिता भी पहुंच जाएगा और अगर भाई नहीं है तो भाभी पहुंच जाएगी उस लड़की के यहाँ। इसलिए दोनों ने प्लान किया और प्लान करने के मुताबिक जिला जो बस स्टैंड होता है वहाँ पर पहुँचते हैं बिजनौर, और वहाँ पहुँचने के बाद ये एक लग्जरी बस में टिकट करते हैं जो स्लीपर थी कानपुर के लिए। ये आज शाम से चलेगी और सुबह अपने गंतव्य के लिए जब निकलेगी तो सुबह अपने कानपुर पहुंच जाएगी। यहाँ पर ये बस में चढ़ जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर कवर थे। इन्होंने एक स्लीपर ली थी और उस स्लीपर में ऐसा सिस्टम था कि अपना कमरा बंद कर लो और आराम से सो जाओ। सोने की फुल व्यवस्था थी, इसलिए उसकी टिकट भी महंगी थी। अब चढ़ने के बाद बस में ये दोनों लोग उस सीट में चढ़ जाते हैं ऊपर स्लीपर पे, और चढ़ने के बाद ये जो अप्सरा थी ये लेट जाती है। लेटने के बाद अब जो फौजी होते हैं देशराज, ये अपने बैग से एक बोतल निकालते हैं और बोतल निकालने के बाद ये धीरे धीरे हल्के हल्के पैक बनाने लगते हैं और फिर ये ड्रिंक्स करने लगते हैं। ये सब चलने लगता है। अप्सरा कहीं ना कहीं रोकती है कि पिताजी ऐसा मत करो, ये बस की बात है, अगर कोई जानेगा तो कुछ बोलेगा तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन वो कहते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये हमारा कमरा है और हमने इसको किराए पर लिया है। ये सब चल रहा था। तभी धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाता वहीं से इनका सिस्टम ऐसा बन जाता है कि जब इनको ड्रिंक्स का सुरूर चढ़ता है, उसके बाद इनकी नज़र अपनी बहू अप्सरा पर पड़ जाती है। फिर ये उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जब अप्सरा मना करती है तो कहीं ना कहीं वो धमकी भी देते हैं कि देख लो, मैंने तुमसे पहले ही नसीहत दी थी कि जिस हिसाब से मैं चाहूँगा उसी हिसाब से तुम रहोगी, वरना तुम समझ लो। कहीं ना कहीं अप्सरा डर जाती है और फिर वो दोनों ससुर और बहू इंटीमेट हो जाते हैं। जब तक कानपुर बस पहुंची थी, शाम से लेकर सुबह तक दोनों लोग एक से नहीं कई बार इंटीमेट होते हैं और पति पत्नी के रूप में उस बस में सवारी करते हैं। इस तरह से आवाज़ आ रही थी कि आस पड़ोस में जो उस बस के अंदर जो और सवारियां थीं वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही थीं, लेकिन कोई कुछ
कह नहीं सकता था, क्योंकि वो बस इसी प्रकार की थी। वो अलग स्लीपर थी, उसमें कमरे थे और उसमें खासकर पति पत्नी जाते थे और जो कपल होते हैं वो ही जा रहे थे, इसलिए कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। ये सिस्टम चलता रहा। उसके बाद ये अपने वहाँ शादी में पहुँचते हैं अपनी लड़की के यहाँ। वहाँ शादी करने के बाद फिर वापस आते, फिर इनका वही सिस्टम होता है। फिर घर आते हैं, घर आने के बाद अक्सर ये दोनों मिल लिया करते जब उनको मौका मिलता। इससे कई बार वो प्रेग्नेंट हुई और उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं धीरे धीरे। फिर पता चलता है एक दिन कि जो देशराज फौजी थे, इनको ब्लड कैंसर हो जाता है। जब ये पता चलता है रिपोर्ट में, तो लगभग 1 साल की इनकी बीमारी के बाद जो इनको कैंसर था, ब्लड कैंसर, वो इतना चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि देशराज फौजी की मौत हो जाती है। वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इस बीच लगभग 3-4 साल के अंतराल में उनको जो अप्सरा थी, उसने इस तरह से मेंटेन किया था कि आदित्य को ये महसूस कभी नहीं हुआ कि हमारी पत्नी हमारे पिता के साथ भी इंटीमेट होती है, उससे भी संबंध बनाती है। उसने इस तरह से डाल रखा था कि दोनों लोगों को वो बराबर का दर्जा देती थी। इसी बीच जब उनकी मौत हो जाती है तो उसके दिल में धक्का बहुत लगता है, क्योंकि जो सुख उसके पति से शायद नहीं मिल रहा था, वो सुख उसके ससुर से भी मिल रहा था। उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो उसकी सारी संपत्ति आदित्य के नाम आ जाती है और वो कहीं ना कहीं महारानी बन जाती है। ये थी ससुर और बहू की दास्तान। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में ये ज़रूर बता दिया करें कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। दोस्तों, ये घटना हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाई है। इसमें मेरा चैनल अजय कोहली सफ़र बिल्कुल भी किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।